Hello everyone, welcome to Economic Current Affairs Compilation for 24-25 and this is the part 1 और जो आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा वो जो रीसेंट मंथ से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से लेके आपका सितंबर तक 6 मंथ्स के आपका जो है कवरेज करेगा एंड जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट होगा वो रिमेनिंग मंथ्स का कवर करेगा। आई एम सिद्धार्थ कुमार, फैकल्टी फॉर इकोनॉमिक्स हियर एट प्रेप आईएएस। एंड देखिए ये जो कवरेज हम लोग कर रहे हैं इट इज़ नॉट अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव तो है बट मोर इम्पॉर्टेंटली हेवीली प्रीलिम सेंट्रिक और पीवाईक्यू ट्रेंड ओरिएंटेड है। यानी द आइडिया इज कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स क्विकली कवर कर पाओ, राइट? सो दैट देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आप इसको अच्छे से एंड मोमेंट पे भी रिवाइज कर पाओ। तो आप जो नोट्स भी आपको ये जो पीडीएफ भी मिलेगा इसमें भी आप देखोगे दैट हर एक पेज पे आपका एक पूरा टॉपिक समराइज्ड है विथ ऑल द की पॉइंट्स, राइट, फॉर प्रॉपर रिविजन। तो आइडिया यही है कि आप इसके थ्रू जो है क्विकली ज़्यादातर चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है ब्राज़ील्स एंट्री इनटू ओपेक प्लस। तो सी क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कोई भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट होता है दैट इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है 70% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, इट इज़ अ कार्टेल विच कंट्रोल्स क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और जिसके कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस इन्फ्लुएंस होते हैं। तो रिसेंटली ब्राज़ील हैज़ मेड एन एंट्री इनटू दिस ओपेक प्लस। So OPEC Plus is an extension of OPEC, that is Organization of the Petroleum Exporting Countries, right? और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1960 in Baghdad, 12 major oil exporting nations, and it coordinates petroleum policies and stabilize oil prices, ठीक है? बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके अराउंड आपको क्वेश्चन बन सकता है और जो रीसेंट पास्ट 2 या 3 साल में हमने पैटर्न देखा है, राइट? तो ये क्वेश्चन विल बी कि जो वर्ल्ड का प्रूवन ऑयल रिजर्व है उसका 80% जो है ओपेक के पास है, ओपेक के पास, नॉट ओपेक प्लस। और 40% ऑफ प्रोडक्शन जो है आपका, सी राउंड ऑफ करके फिगर्स में बता रहा हूँ, तो 40 फॉर इजियर रिमेम्बरिंग 40% प्रोडक्शन ये ओपेक करती है, राइट? दैट्स वाई इट इज अ डोमिनेंट, डोमिनेट्स द क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड प्रोडक्शन। दूसरी चीज टू फर्दर कि कई दूसरे भी ऐसे नेशन जो सिग्निफिकेंट ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, जैसे आपका रशिया हो गया, राइट? ब्राजील इज ऑल्सो नाउ इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट, तो इनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है? दैट इज इट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर इंडिया इज मेंबर और नॉट। कॉमन सेंस आप समझ लो, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग इंडिया इज इंपोर्टिंग कंट्री, राइट? सो इंडिया इज नाइदर a member of OPEC or OPEC plus. Now moving on to the next topic. So MSME सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले 5 साल में 2 बार क्वेश्चन आया है और कोई भी रीसेंट, गवर्नमेंट का भी बहुत एम्फेसिस है, तो कोई भी रीसेंट डेवलपमेंट होता है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्कीम निकाली गई, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। आइडिया ये है कि एमएसएमईज को जो है कोलेटरल फ्री लोन मिले ताकि वो मशीनरी इक्विपमेंट खोल के अपना जो है एक्सपेंशन कर सके या फिर जो है अपना सेटअप कर सके चीज़ें, राइट? ताकि एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो, क्योंकि एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा तो हमने देखा है कि इट इज़ वेरी लेबर इंटेंसिव, तो ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हमारे बढ़ेंगे। और ये जो स्कीम है उसकी डिटेल्स अगर आप देखो तो 60% जो भी लोन दिया जाएगा उसका 60% कवरेज होगा। ये गारंटी कौन दे रहा है? एनसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ट्रस्ट, ओके, टू दी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट, दैट इज बैंक्स वगैरह जो लोन देते हैं तो उनको मेंबर लेंडिंग। एलिजिबिलिटी, किसी एमएसएमई को अगर ये क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर एलिजिबल होना है तो उसके लिए दे शुड हैव एन उद्यम रजिस्ट्रेशन, दे शुड नॉट बी एनपीए, और जो भी 75% जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 75% वो बेसिकली इक्विपमेंट्स में लगा रहे हो, ठीक है? एंड ड्यूरेशन 4 ईयर्स और ₹7 लाख करोड़ गारंटी इशुएंस, तो जो भी अर्लियर हो, ठीक है? दैट इज देयर, राइट? रिपेमेंट टर्म्स भी आप देख सकते हो। सी अगेन इनके अराउंड नहीं क्वेश्चन आएगा बट मेनली इसके अराउंड आएगा कि गारंटी का कवरेज क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? और इम्पैक्ट ये रहेगा, इट वुड सपोर्ट मेक इन इंडिया, इनहैंस जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? दैट इज देयर। बट इससे इंपॉर्टेंट ये भी है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेट मी मार्क इट विथ रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मार्क्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो देखो ये जो टॉपिक हमारा है रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन, इस पे ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट को लेके रिसेंट में, ठीक है? और अब जब फिर से जो है कि किस बेसिस पे किसी एंटरप्राइज को
माइक्रो, स्मॉल या मीडियम क्लासिफाई किया जाता है, उसको चेंज किया गया है, राइट? तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली पहले जो थे किसी इंटरप्राइज को माइक्रो, स्मॉल या मीडियम क्लासिफाई करने के दो पैरामीटर्स थे, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ये पहले ये था कि अगर 1 CR तक इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, और टर्नओवर 5 CR तक है, मतलब जो सेल टोटल करते हैं वो, तो वो माइक्रो आता था। अगर उससे ज़्यादा है बट 10 CR से कम है और 50 CR के अंडर है तो स्मॉल, और अगर उससे ज़्यादा है बट 50 CR से कम और 250 CR से कम तो मीडियम। ये पहले था। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो नया है, रिसेंट है, वो ये है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कितना किसी एंटरप्राइज को माइक्रो क्लासिफाई करने के लिए कितना, तो इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है इंक्रीज बाय 2.5x। तो 1 से 2.5 टाइम्स 2.5 CR, 10 से 2.5 टाइम्स 25 CR, 50 से 2.5 टाइम्स 125 CR, और टर्नओवर ट्वाइस कर दी गई है, यानी 5 से 10 CR, 50 से 100 CR, 250 से 500 CR। ठीक है, तो ये जो नए नए लिमिट्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप दीज इन माइंड। और ये क्यों? ताकि एमएसएमई की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। वो ज़्यादातर एमएसएमई देन, अभी एक चीज़ देखी गई कि ज़्यादातर एमएसएमई एक्सपैंड नहीं करते क्योंकि उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, और अगर उनको ये क्लासिफिकेशन से बाहर निकल जाते तो वो बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो इसीलिए एमएसएमईज जो है एक्सपैंड करेंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, बहुत सारे और नए एमएसएमईज आएंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट होगा, एंड स्केलेबिलिटी अगेन, बिकॉज अब ज़्यादा लिमिट है तो बेनिफिट ज़्यादा टाइम तक रहेंगे, तो दे विल स्केल अप। ओके, नेक्स्ट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस, तो ये आप थोड़ा सा फैक्ट्स देख सकते हो। सी ऑब्वियसली कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं विच आई वुड एक्सपेक्ट कि अगर मैं बोलूँगा तो आप खुद से नोट्स में एक बार देख लोगे। ठीक है, बट फिर भी कंट्रीब्यूशन 25 करोड़ पीपल को एम्प्लॉय करता है, राइट? एक्सपोर्ट 45%, राइट? इकोनॉमिक आउटपुट जो है आपका 30%, एंड ट्रेंड भी है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक आउटपुट में इनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है पास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, 27 से 29, 29 से 30, तो दैट इज देयर। ठीक है, नाउ यूनियन बजट में क्या अदर मेजर्स है, बिकॉज आई फेल्ट कि इसको यहीं पे इंटीग्रेट करना बेटर रहेगा, तो दैट इज देयर। सो यू कैन गो थ्रू इट वंस। वैसे तो हम लोग जो है इसके बाद बजट वाला भी आएगा उसमें भी एक बार देखेंगे, बट अगेन, तो क्या किया है, एक तो जो हमने पढ़ ही लिया क्लासिफिकेशन का रिविजन, एक हमने ये भी पढ़ लिया कि क्रेडिट इनहेंस करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, राइट? जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता था वैसे ही माइक्रो एंटरप्राइजेस को क्रेडिट कार्ड्स दिए जा रहे हैं 5 लाख क्रेडिट के साथ। ठीक है, एंड स्टार्टअप एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए फंड बनाया गया है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जा रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, राइट, पे फोकस किया जा रहा है। दीज आर सम स्टेप्स दैट आर बीन टेकन इन दी बजट। ठीक है, तो ये एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो। देन स्कीम्स में अगर आप देखो तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम थी फॉर आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्स पीपल। ये टारगेट किसको कर रही है? आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट्स पीपल। ठीक है, और क्या करेंगे इनके लिए? इनको ट्रेनिंग देंगे, इनको कोलेटरल फ्री क्रेडिट देंगे, कि देखो कोई भी बिजनेस करना हो लोन होना जरूरी है, और लोन लेने के लिए कई बार अगर आप वैसे लोगे तो कोलेटरल यानी कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती, बट कई लोगों के पास नहीं होता, तो उनको कोलेटरल फ्री लोन देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज देयर, एंड इट हैज रिसीव 2.65 CR एप्लीकेशंस एंड 13,000 करोड़ के लोन इसमें दे भी दिए, फंडिंग जो है गवर्नमेंट ने की हुई है। ठीक है, दैट इज देयर। सो पीएम विश्वकर्मा फॉर आर्टिशियंस एंड क्राफ्ट पीपल, इट ऑल्सो इंक्लूड्स गिविंग देम रिकॉग्निशन। एक और एलिमेंट लिख लो, रिकॉग्निशन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग एंड कोलेटरल फ्री क्रेडिट, ताकि जो आर्टिशियंस और क्राफ्ट्स पीपल हैं वो अपना बिजनेस बढ़ा पाए और ज़्यादा इनकम अर्न कर पाए। उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड असिस्ट पोर्टल। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन एक पोर्टल है जहाँ पे एमएसएमईज अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, राइट? और इस प्रोसेस को फॉर्मलाइज कर दिया गया है। ठीक है, इवन इनफॉर्मल भी जो एमएसएमईज है, माइक्रो इंटरप्राइजेस है, अब वो जो असिस्ट पोर्टल इसके अंदर है, इट मेक्स इट मच सिंपलर फॉर देम। ठीक है, तो इट इज नाउ विदाउट एनी कॉस्ट, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, एंड उद्यम असिस्ट इज अगेन टू ब्रिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस इनटू फॉर्मल सेक्टर। सो उद्यम असिस्ट पोर्टल स्पेसिफिकली जो बहुत सारे छोटे छोटे एंटरप्राइजेस है जो इनफॉर्मल सेक्टर में उनको फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए, कैसे? थ्रू रजिस्ट्रेशन, तो उनको फैसिलिटेट करेगा रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, देन पीएम ईजीपी स्कीम, स्फूर्ति स्कीम एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। ठीक है,
तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑलरेडी इनको प्रमोट करने के लिए करती है कि काफ़ी चीज़ें जो है एमएसएमई से प्रोक्योर करती है, राइट। सो दैट इज देयर। सो मैंडेट तो 25% का है, बट अमाउंट ऑफ प्रोक्योरमेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, ठीक है। तो it's around 43.71%. So these are the things that are being done to promote MSMEs. Now coming on to another scheme, Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana. So this is a scheme for agriculture sector. अब इस स्कीम में क्या किया है कि जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो है, राइट। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मॉडरेट है, यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब एक पीस ऑफ लैंड पे एक साल में कितनी बार क्रॉप ग्रो की जाती है, तो दैट इज मॉडरेट। एंड क्रेडिट लोन जो फार्मर्स को कितना मिल रहा है, तो अगर वो एवरेज से नीचे है तो इन ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है जहां लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स है। अब इन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे, इन पे फोकस करेंगे, इन पे फोकस करके इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। बट प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, तो हाउ विल वी इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, तो पहली बात तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी ही बढ़ाना है। ये 155% इज द नेशनल एवरेज राइट नाउ, ठीक है। थ्रू बेटर लैंड यूज एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है, थ्रू बेटर लैंड यूज एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ाएंगे। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे, राइट, so that soil fertility is maintained. पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे इन डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करेंगे एंड इन यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट को जो है फैसिलिटेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मिले। तो इन सब चीज़ों को करके ये जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनकी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। नाउ अगेन 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए गए, दिस वाज इंस्पायर्ड, कैसे करेंगे, तो इट इज़ इंस्पायर्ड बेस्ड ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो देखो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, इट आइडेंटिफाइड मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट, समवेयर अराउंड 117 और 120 डिस्ट्रिक्ट्स जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे पिछड़े हुए थे। यहाँ पे ये एग्रीकल्चर पैरामीटर्स पे पिछड़े हुए थे, ठीक है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई। दूसरी चीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 3 चीजें थी। कन्वर्जेंस, बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही थी सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर की, तो उनको कन्वर्ज करके बेटर वे में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए जो सारी स्कीम्स है इन 100 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ज करके इंप्लीमेंट किया जाएगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी चीज है कोलैबोरेशन, इनके बीच में, सो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड इवन लोकल लेवल गवर्नमेंट, इन तीनों के बीच में कोलैबोरेशन होगा। कंपटीशन इनके बीच में होगा, ये जो 100 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, इनके बीच में आपस में कंपटीशन होगा, इनकी रैंकिंग होगी, जो बेस्ट होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी वो हाईलाइट किए जाएंगे, ठीक है, दैट इज देयर। सो इट इन्वॉल्व कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम, स्पेशलाइज्ड मेजर्स एंड स्टेट पार्टनरशिप्स। नाउ एक सबसे बड़ी बात है कि क्या इसके लिए कोई सेपरेट बजट दिया जाएगा, नो सेपरेट अलोकेशन, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस है उसी को बेटर वे में यूज किया जाएगा, ठीक है, और इससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को जो है आपका बेनिफिट होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मखाना बोर्ड। तो अगेन बजट रिलेटेड है, ठीक है। सो मखाना बोर्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस बजट, राइट। और क्यों इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत फोकस है मखाना पे, राइट। क्योंकि सी एक तो इकोनॉमिकली अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बिहार के रीजन में ग्रो किया जाता है, तो अगेन इट कुड, अगर मखाना का कल्टीवेशन और उसका एक्सपोर्ट और उसका जो है प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, राइट, ये सब प्रमोट किया जाएगा, सो डेफिनेटली इट कैन डेवलप अ रीजन, प्लस इट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी फूड, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ सुपर फूड। सो मखाना याद रखो, इसको एक सुपर फूड का टैग मिला हुआ है। तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर्स, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज हु आर ग्रोइंग इट, पर्टिकुलरली वो जो है पुअर इनकम ग्रुप्स में है, राइट। और जैसे मोस्टली 90% बिहार में है, राइट। सो इट्स अ बैकवर्ड स्टेट जिसको डेवलप किया जाता है। ग्लोबल बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो एक्सपोर्ट प्रमोट हो सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स गवर्नमेंट्स वांट्स टू प्रमोट व्हाट, योर मखाना, ठीक है, इसका कल्टीवेशन प्रमोट करना चाहता है और इसका अगेन प्रोडक्शन होके इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हो। तो उसी के लिए जो है मखाना बोर्ड बनाया गया है, राइट, विथ 100 करोड़ अलोकेशन, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज फर्स्ट इंजन इनिशिएटिव ऑफ योर बजट, ठीक है। अब इसमें कवरेज और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन फोकस बिहार पे होगा, क्यों, 90% आपका प्रोडक्शन बिहार में ही होता है, ठीक है। दूसरी चीज करेंगे क्या, प्रोडक्शन इनहेंस करना है,
प्रोसेसिंग प्रॉपर करें कि अच्छे से साफ सूफ करके अच्छा वैल्यू एडिशन वगैरह, आप देख रहे हो ना मखाना बेस्ड स्नैक्स वगैरह आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, एंड प्रॉपर मार्केटिंग, ठीक है। और जो लोग ये ग्रो कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग और जो है दूसरे गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट्स मिले, ताकि वो और बेटर वे में जो है अपना ये इसका प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। फार्मर्स को एफपीओज होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली कलेक्टिवली एक साथ लाएंगे। छोटे छोटे फार्मर्स के पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती। अगर कोई एक फार्मर है जो मान लो से 50 केजीज ग्रो कर रहा है तो उसके पास बार्गेन, बट ऐसे 1000 फार्मर्स आ गए वो 5000 केजीज ग्रो करते हैं, तो उन सब के पास कलेक्टिवली एक अच्छी बार्गेनिंग पावर होती है, ठीक है, दैट इज देयर। एंड इसके अलावा मखाना को प्रमोट करने के लिए और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं दैट यू कैन सी हियर। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना इन दरभंगा, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, उसकी प्रोसेसिंग वगैरह बूस्ट करने के लिए इट्स वर्किंग ऑन दैट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम के अंदर मखाना इज रिकग्नाइज्ड इन दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर, कि इन डिस्ट्रिक्ट से दिस इज द मेन प्रोड्यूस ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और जीआई टैग भी मिला हुआ है, राइट, टू मिथिला मखाना, राइट, सो इट हैज बीन awarded GI status, ठीक है। सो दिस इंक्रीजेस इट्स मार्केटेबिलिटी, ठीक है, मार्केटेबिलिटी इसकी इंक्रीज करता है, एक ब्रांड एक इसको देता है, राइट। सो नाउ व्हाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग, ऑलरेडी डिस्कस्ड, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है, रूरल लाइवलीहुड इंप्रूव कर सकता है, वैल्यू एडिशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट, एंड जो है रीजन का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो दीज आर द रीजन्स व्हाई इट इज बीइंग फोकस्ड। एंड नाउ अबाउट मखाना एज अ क्रॉप, अगर आप देखो, बिकॉज कई बार हम अगर ये ज्योग्राफी का भी पार्ट हो सकता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो सकता है, so see crop based questions भी आए हैं, तो you should know about this also। so it's an aquatic flowering crop, ठीक है, known as black diamond और foxnut भी बोलते हैं इसको, ठीक है। grown in tropical and subtropical climate, जैसे 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतनी ह्यूमिडिटी, 100 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल, एंड सॉइल शुड बी स्मूथ लोमी, ठीक है, एंड ग्रोज इन स्टैगनेंट वाटर, ये भी ध्यान रखना। सो दीज आर ऑल की पॉइंट जिसके ऊपर यूपीएससी आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ठीक है। इट हैज सुपर फूड स्टेटस बिकॉज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड रिकग्नाइज्ड ग्लोब, ठीक है, दैट इज देयर। सो प्रोड्यूसिंग रीजन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, वेस्ट बिहार के अलावा वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, दीज आर सम अदर रीजन्स जहाँ पे ये प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, दैट इज देयर। नाउ कमिंग ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक। सो जैसे मखाना इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, वैसे ही क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, राइट। और इसी को प्रमोट करने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है लॉन्च किया गया। अब पहले तो आप समझो क्रिटिकल मिनरल क्या होता है, फिर आप समझोगे कि उसको उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए और उसकी सप्लाई कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल ऐसे मिनरल्स है जो सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं बट स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दे आर इकोनॉमिकली एज वेल एज स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आर दोज जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं और स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इनकी सप्लाई का रिस्क है। सो देखो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट। स्ट्रैटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जिन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं वो डिफेंस वगैरह इसमें भी होते हैं, स्पेस टेक, एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह इनमें यूज हो रहा है। और सप्लाई रिस्क क्यों है इंडिया को, क्योंकि देखो ग्लोबली भी प्रोडक्शन लिमिटेड है और इंडिया में सबसे ज़्यादा लिमिटेड है। और उससे भी बड़ी बात पता है क्या है, कि जो आपका चाइना है वो उसका डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल्स में, स्पेशली रेयर अर्थ मिनरल्स जो होते हैं, राइट, ठीक है। तो उसका डोमिनेंस है चाइना का, तो अगेन एनीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना, तो सप्लाई रिस्क तो रहेगा, ठीक है। सो दे आर क्रिटिकल बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। और इस मिशन का एम क्या है कि जो क्रिटिकल मिनरल है इंडिया की जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब ना हो। ये बजट में अनाउंस किया गया था, तो इंडिया की सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज, ठीक है। सो डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेज दोनों से। सो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही प्रोड्यूस, क्योंकि देखो जो क्रिटिकल मिनरल है ना, ऐसा नहीं कि रेयर सिर्फ ये क्वांटिटी में रेयर, कई बार क्या होता है कि इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, राइट। कई बार कंसंट्रेटेड होते हैं पॉलिटिकली सेंसिटिव या अनस्टेबल रीजन्स में, राइट, या फिर इनके अल्टरनेटिव्स या सब्स्टिट्यूट्स नहीं है।
तो इसीलिए ये क्रिटिकल है, ठीक है। और इंडिया में अगेन शॉर्टेज है, तो कई बार जो चीज़ इंडिया में नहीं है तो अब उसको क्या करेंगे, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट सिर्फ चाइना पे ना डिपेंडेंट रहे, दूसरों से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करके उनसे इम्पोर्ट करें, ठीक है। तो दे हैव हाई सप्लाई रिस्क एज वी डिस्कस्ड, ठीक है। नाउ लिस्ट जो है इंडिया की क्रिटिकल मिनरल्स की, तो 30 मिनरल्स आर देयर, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार ये बजट वाला पार्ट है न्यूज़ का, इसके अलावा भी 3 बार ये साल में आया है। इन दिस ईयर 3 times इट हैज केम इन न्यूज़, क्रिटिकल मिनरल्स, राइट। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मिनरल्स आप एक बार देख जाना, ठीक है। REE होते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। रेयर अर्थ का मतलब ये नहीं कि बहुत कम क्वांटिटी, एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स है ना, ये कहीं कंसंट्रेटेड नहीं मिलते, राइट। तो इसीलिए इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये रेयर अर्थ है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते, ठीक है। इंडिया का सिनेरियो क्या है, हैवी इंपोर्ट डिपेंडेंस, 100% डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फॉर लिथियम, कोबाल्ट, निकल एंड आरई, 100%, ठीक है। और लिथियम तो आपको पता ही है, बैटरीज वगैरह इसके लिए यूज होता है, ठीक है। दैट इज इट। और कहीं भी प्रोडक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट या कुछ नहीं है, राइट। फीचर्स में अगर हम बात करें, राइट, तो इस मिशन के अंदर क्या करेंगे कि इंडिया में ही एक्सप्लोरेशन किया जाए इन मिनरल्स का। रेगुलेटरी, अगर कोई एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो रेगुलेटरी अप्रूवल शुड बी फास्टर, ठीक है। एंड जो इंडियन PSUs है, प्राइवेट सेक्टर से, उनको चलो इंडिया में नहीं है तो अब्रॉड में आप अक्वायर करो, ठीक है। स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइल बनाया जाए, ठीक है। प्रोसेसिंग पार्क्स हों और ऑफशोर माइनिंग, ये सारी चीज़ें की जाएंगी जिससे हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स प्रोड्यूस कर पाए या सिक्योर कर पाए, ठीक है। दैट इज देयर। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज द नोडल मिनिस्ट्री, एंड एक इम्पावर्ड कमिटी बनाई है फॉर कैरिंग आउट दिस प्रोसेस, एंड देर इज अ होल ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें मिनिस्ट्रीज, PSU, प्राइवेट प्लेयर एंड R&D बॉडी सब कलेक्टिवली वर्क करेंगे, ठीक है। नाउ इंटरनेशनली भी इसको लेके गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो इंडिया हैज ज्वाइंड दिस पार्टनरशिप ऑफ US, ठीक है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क। अब ये पार्टनरशिप भी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए ही है। इस पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव ही है चाइना जो कंट्रोल करता है 85% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स और 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन, उसके ऊपर डिपेंडेंस कम करना और उसको काउंटर करना, ठीक है। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2022, इंडिया ने 2023 में ज्वाइन किया। मेंबर 14 कंट्रीज है प्लस EU, राइट, एंड इंक्लूड्स इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया। फाइनेंस की पैसा मतलब इसमें कौन लगाएंगे, तो ये सब पार्टनर्स है, ठीक है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज द लीड मिनिस्ट्री, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ पे देख सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन मिनरल प्रोजेक्ट्स आइदर फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन और प्रोसेसिंग, ठीक है, इनके लिए। एंड डाइवर्सिफाई एंड डी रिस्क ग्लोबल सप्लाई चेन, स्पेशली ओवर डिपेंडेंस, को फाइनेंसिंग, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अमंग द मेंबर्स, एंड सस्टेनेबल एंड सिक्योर मिनरल सोर्सिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो इसी के लिए एक और चीज़ की गई है कि जो माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट है 23 में लाया गया, इट अलाउड प्राइवेट सेक्टर टू माइन दी 24 लिस्टेड क्रिटिकल मिनरल्स, ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में प्रोड्यूस हो। नाउ फिर से ये जो 4 मिनरल्स है ना, ये चारों भी क्या हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, और इनको जो है क्लासिफाई किया है एज मेजर मिनरल्स। क्यों? क्योंकि ये या तो ये क्रिटिकल मिनरल्स है या उनसे एसोसिएटेड है। ऐसे क्लासिफाई करने से क्या होगा, इनका प्रोडक्शन, एक्सप्लोरेशन फास्टर होगा और ईजियर होगा, ठीक है। दैट इज देयर। और प्लस दे हैव ग्रेटर रोल इन हाई टेक एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, तो दैट्स व्हाई दे आर क्लासिफाइड एज मेजर मिनरल्स। नाउ सी, बिफोर वी कम इन टू दिस, ये तो आप पढ़ ही सकते हो कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज होता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेजर मिनरल क्लासिफाई करने से क्या अंतर आएगा। तो देखो, मेजर या माइनर मिनरल ये क्लासिफाई किया जाता है आपके माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एक्ट में, राइट। और माइनर मिनरल जो है उसके सेक्शन 3 में डिफाइंड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ये माइनर मिनरल है तो वो माइनर मिनरल बन जाता है, ठीक है। सो इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कैन, या तो सेक्शन 3 में लिखा हुआ है तो वो माइनर मिनरल है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि ये जो है माइनर मिनरल है, या फिर हटा भी सकती है, ठीक है। और उसके अलावा जो सारे मिनरल्स हैं वो सब क्या हो गए, मेजर मिनरल्स, ठीक है। तो दैट इज देयर। तो क्लासिफिकेशन अंडर दिस एक्ट, माइनर मिनरल्स जनरली लो इकोनॉमिक वैल्यू, वाइडली अवेलेबल। बाकी जो बचे हैं नॉट क्लासिफाइड एज माइनर बिकॉज दे हैव हायर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू। एंड अगेन
क्या होता है कि जो माइनर मिनरल्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। दैट इज रॉयल्टी जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, यहाँ कलेक्टेड एंड शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। इलीगल माइनिंग एक्शन स्टेट्स लेते हैं या सेंट्रल स्टेट्स दोनों ज्वाइंटली लेते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दोनों में चाहिए, बट ज़्यादा स्क्रूटनी जो है मेजर मिनरल्स के केस में, ठीक है। तो विद दिस नाउ यू नो कि मेजर मिनरल्स क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल है, और जो स्ट्रैटेजिक और इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो डेफिनेटली उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होना चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग वगैरह फास्ट ट्रैक हो सकती है, ठीक है। तो बैरियाइट्स जो है एक जो इसमें है जिसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है कुछ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियली, सो इट इज़ ओर ऑफ एंटीमनी, कोबाल्ट, कॉपर, लीड, मैग्नीज एंड सिल्वर। इसका एप्लीकेशन ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी स्क्रीन, रेडिएशन शील्डिंग, सेरेमिक्स, इन सब चीज़ों में भी होता है, ठीक है। बिकॉज सी आपने देखा होगा रिसेंट पास्ट में इकोनॉमिक के क्वेश्चन सिर्फ इकोनॉमी नहीं होता, उससे रिलेटेड भी कोई चीज़ अगर न्यूज़ में है साइंस एंड टेक से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड वो भी आती है, तो इसलिए हमें इसको होलिस्टिकली और मल्टी डिसिप्लिनरी वे में कवर करना होगा, ठीक है। दैट इज देयर। नाउ नेक्स्ट इज अर्बन चैलेंज फंड, यूसीएफ, ठीक है। सो अर्बन चैलेंज फंड अगेन बजट का पार्ट है आपका। सी इट्स टू प्रमोट सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड इनोवेटिव अर्बन डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो अब इसमें फंड में क्या किया जाएगा कि सिटीज को टू मेक देम एज अ ग्रोथ हब्स, ठीक है, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट एंड वाटर एंड सैनिटेशन डेडिकेटेड फोकस है। तो इसमें क्या करेगा कि कुछ अर्बन प्रोजेक्ट जो बैंकेबल है, मतलब बेसिकली विच आर कमर्शियली वायबल एंड इसको लोन दिया जा सकता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को 25% जो भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 25% जो है फंडिंग दी जाएगी इसके थ्रू, ठीक है। प्रोजेक्ट्स मस्ट बी फाइनेंशियली वायबल, ठीक है, आउटकम ड्रिवन एंड स्केलेबल विद प्राइवेट एंड, मतलब ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ही पैसे के लिए, बाद में स्केल करना हो तो प्राइवेट फाइनेंस के थ्रू, यानी कमर्शियली वायबल होना चाहिए, कमर्शियली बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये फंड जो है पैसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं कि जो 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट है म्यूनसिपल बॉन्ड्स, बैंक लोन्स या पीपीपी से आना चाहिए, ठीक है। और बचा 25% इससे आएगा, और बचा हुआ 25% वो अपने आप से अरेंज करेगा जो भी एंटिटी वो प्रोजेक्ट कैरी आउट कर रही है, ठीक है। दैट इज देयर। Restructured Skill India program. So Skill India program was one of the flagship programs for skilling. तो इसको रिस्ट्रक्चर किया। अब रिस्ट्रक्चरिंग में क्या किया है कि पहले 3 स्कीम्स थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप नैप्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, और जन शिक्षण संस्थान, ये तीनों स्कीम को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया, ठीक है। फोकस इज ऑन स्ट्रक्चर्ड स्किल डेवलपमेंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये प्लीज ये टर्म्स ध्यान में रखना, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर्ड स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके अंदर जब आप जो है एनी वन वुड बी टेकिंग ट्रेनिंग, तो उनको जो है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के थ्रू जो है एक सर्टिफिकेशन मिलेगा जो इज इंटीग्रेटेड विद डिजिटल लॉकर एंड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ठीक है। दैट इज इट। अब कंपोनेंट्स में तीनों स्कीम में क्या क्या है, तो इसका मेजर मेन पॉइंट्स हम देख लेते हैं, राइट। कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, रीस्किलिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। 3 चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, रीस्किलिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, टारगेट ग्रुप 15 to 59। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 400 फ्यूचर स्किल्स जो अब रिसेंट आ रहे हैं, AI 5G, ये सब जो है लेटेस्ट स्किल्स, वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। दैट इज इट ऑल्सो कॉल्स फॉर इंटरनेशनल मोबिलिटी, तो याद रखना 4.0 के फीचर्स, ठीक है। जन शिक्षण संस्थान वॉज कम्युनिटी बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर रूरल, सेमी लिटरेट एंड ड्रॉप आउट यूथ, ठीक है। रूरल, सेमी लिटरेट एंड ड्रॉप आउट यूथ, ठीक। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो स्किल्स हैं वो फ्यूचर वाली वो नहीं स्किल्स होंगी, बट बेसिक स्किल्स होंगी, ठीक है। एंड नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तो बेसिकली इंडस्ट्री लिंक्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो इसमें जो भी इंडस्ट्रीज अप्रेंटिस रखती हैं तो उनको अप्रेंटिस को जो स्टाइपेंड देती है, तो कुछ पोर्शन जो है गवर्नमेंट जो है रीइंबर्स करती है एम्प्लॉयर्स को जो स्टाइपेंड दे रही है, राइट। ये इंसेंटिव देती है ताकि अप्रेंटिस रखें तो उससे ट्रेनिंग होगी, ओके। दैट इज देयर। और इसमें भी फ्यूचर फील्ड्स हैं, ठीक है, AI वगैरह इन सब, राइट। टारगेट ग्रुप जो है ये है, ठीक है। सो मेक श्योर ये तीनों स्कीम का फोकस क्या है स्किलिंग में, वो आप जरूर ध्यान से, ठीक है।
स्किल इंडिया मिशन ओरिजिनल जो था उसके बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स। तो उसके अंदर 1 करोड़ यूथ को ट्रेन करना था, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेडिशनल स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम रिफॉर्म्स के। ठीक है। अब एक और डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज एफडी, इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसमें 100% एफडीआई अलाउ कर दिया। सो सी, वैसे तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में 100% एफडीआई इज अलाउड, राइट। इंश्योरेंस वाज वन ऑफ द सेक्टर जहाँ पे नहीं था, तो उसमें 74% था, अब 100% अलाउ कर दिए, बट दिस इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, राइट। सो कैप फॉर इंश्योरेंस इज दिस, बट सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, राइट। दैट कंडीशन इज कि जो सारा प्रीमियम आता है उन कंपनीज के पास वो वापस इंडिया में ही इन्वेस्ट कर, that is there, right? So this is there, so this ensure that foreign ownership does not lead to capital flight and support domestic investment and job creation. तो अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो 100% एफडीए आ सकता है। और क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे बाहर के जो है इंश्योरेंस कंपनीज वो इंडिया में आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ बूमिंग इंश्योरेंस मार्केट, राइट। सो दैट इज देयर। नाउ डीपीआई, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, तो ये निकालता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, right? And it tries to measure extent of digitization of payment ecosystem, कि कितना डिजिटाइजेशन हुआ है और कौन अडॉप्शन ट्रेंड्स इन डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्वाइस अ ईयर पब्लिश होता है, मार्च एंड सितंबर में। की पैरामीटर्स इसमें पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड एंड सप्लाई साइड, ये हो गए। पेमेंट परफॉर्मेंस, मतलब कितनी पेमेंट्स कर रहे हो, कितने ड्रॉप होते हैं, ये सब। एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये कुछ की पैरामीटर्स हैं विच यू शुड कीप इन माइंड। So enablers, infrastructure, demand and supply side, performance and consumer centricity. ये कुछ parameters are taken up in digital payment index by RBI. Algo trading, again, this is something I would mark as very important. क्यों? क्योंकि ये जो एल्गो ट्रेडिंग है ना, ये पिछले पास्ट 3 सालों से न्यूज़ में है, राइट। एंड इसके रेगुलेशन पे काफ़ी कुछ चल रहा है, राइट। सेबी हैज़ आल्सो प्रपोज्ड अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन, राइट। वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। एंड एल्गो ट्रेडिंग, व्हाट बेसिकली इट मीन्स इज कि जो ट्रेडिंग है दैट इज नॉट बीइंग डन मैनुअली, बट एक प्रीसेट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम है, उसके थ्रू जो है बाय एंड सेल के ऑर्डर्स हो रहे हैं एंड बहुत फास्ट स्पीड पे हो रहे हैं। अब इसको रेगुलेट क्यों करना है और क्या इशू है इसके साथ? तो देखो बेसिकली आइडिया ये है कि एल्गो ट्रेडिंग गिव्स एन एडवांटेज टू बिग प्लेयर्स। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको एडवांटेज मिलता है, और जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको कई बार दे आर एट अ डिसएडवांटेज। ठीक है, और अगेन आप कर रहे हो, कर सकते हो, आप कंप्यूटर्स के थ्रू बाय सेल करो अपने एल्गोरिदम्स वगैरह उसके थ्रू, दैट इज है। बट कुछ अनड्यू एडवांटेज या कुछ गलत चीज नहीं करिए, कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं यूज करो उस एल्गोरिदम में, दैट इज नीड टू बी इंश्योर्ड। अदरवाइज जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं दूसरे, उनके साथ तो नुकसान हो जाएगा, राइट। तो एल्गो ट्रेडिंग ऑटोमेट्स बाय एंड सेल डिसीजन यूजिंग प्रीसेट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन दीज सिग्नल्स। ठीक है, इससे स्पीड, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी आती है। ऑल दिस इज गुड, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब आती है जब इसमें कुछ ना कुछ चीटिंग या मिसयूज या फिर कुछ समथिंग दैट इज गिविंग अनफेयर एडवांटेज, वो आता है। ठीक है, सो सेबी ने जो फ्रेमवर्क प्रपोज किया, इट इज टू डेमोक्रेटाइज एल्गो ट्रेडिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर एंड ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्क कंट्रोल। तो आइडिया क्या है, उन्होंने कहा है कि सी लेट्स अलाउ एल्गोस जो वाइट बॉक्स, यहाँ पे वाइट बॉक्स मतलब द लॉजिक इज डिस्क्लोज्ड, कि क्या प्रीसेट इंस्ट्रक्शन है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और कोई और भी अपने लिए रेप्लिकेट कर सके, राइट। जबकि ब्लैक बॉक्स है कि भाई जहाँ पे क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्या है, कुछ उसमें गलत है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, वो नहीं पता चलती। ठीक है, तो विच इज अनडिस्क्लोज एंड नॉट रेप्लिकेबल। तो ये जरूर याद रखना, आपका वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। ठीक है, दीज आर कैटेगराइजेशन ऑफ एल्गोरिदम्स। जो प्रपोज फ्रेमवर्क है, वाइट बॉक्स अलाउड है, ब्लैक बॉक्स अलाउड नहीं। ठीक है, दैट इज देयर। सो एज ऑफ नाउ अभी तक तो दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी डायरेक्टली, राइट, बट फिर भी एल्गो ट्रेडर्स या जो भी करते हैं उनको अपना रजिस्टर करना पड़ता है जिस भी स्टॉक एक्सचेंज पे है, और दे शुड पार्टनर विद सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। ठीक है, कोई भी एल्गोरिथम किसी ने डेवलप किया, सो ऐसा नहीं कि वो खुद का अपना उसको ब्रोकरेज फर्म वगैरह खोल के, या सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरेज फर्म है उसके थ्रू ही वो एल्गोज इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, दैट इज द sovereign green bonds, again I would classify it as important। ठीक है,
तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स नाम से ही समझो बॉन्ड्स हैं, सो दे आर डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड्स क्या हो गए हमारे, दे आर डेट इंस्ट्रूमेंट, इससे उधार लिया जाता है। इशूअर जो है इसको यूज करता है टू बोरो। गवर्नमेंट, सॉवरेन मतलब बाय गवर्नमेंट, ग्रीन मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, फॉर प्रोजेक्ट्स विच आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। नाउ बेसिकली ये जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, दे आर डेट इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेज फंड्स फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, क्या पर्पज है आप समझ ही गए होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, पोल्यूशन कंट्रोल, एफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें। ठीक है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स। इशूअर्स सी जनरली गवर्नमेंट्स ही हैं, सॉवरेन है क्योंकि, राइट, बट समटाइम्स अगर सॉवरेन नहीं रहेंगे तो ग्रीन बॉन्ड्स बोलते तो कॉर्पोरेशन भी इशू कर सकती है। ना यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो यील्ड है, यानी इन पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो कम होता है, राइट। क्यों होता है कम, क्योंकि ये इंटरेस्ट किसी अच्छी चीज के लिए किया जा रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, राइट। तो इसीलिए उसको अकाउंट करने के लिए कि इंटरेस्ट इन पे कि जो है जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सस्ते में लोन मिलना चाहिए, क्लाइमेट फ्रेंडली ये सब काम, तो सस्ते में लोन मिलना चाहिए, इसलिए इन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट कम होता है, तो इनकी यील्ड जो है लोअर होती है। और ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कन्वेंशनल बॉन्ड से, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छे काम के लिए, एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के लिए यूज होते हैं। नाउ यहाँ पे एक टर्म आता है ग्रीनियम, तो ये जो डिफरेंस होता है ना, तो ये है ग्रीन प्रीमियम या ग्रीनियम, ये टर्म ध्यान में रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन प्रीमियम या ग्रीनियम। ये क्या बोलता है कि ये जो डिफरेंस है ना, ये मतलब नॉर्मल बॉन्ड का यील्ड ज़्यादा और इसका कम, ये डिफरेंस है ग्रीन प्रीमियम, राइट। और जितना हायर ग्रीनियम उतना कम कॉस्ट होता है बेसिकली ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे रेज करना, यानी उतना आसान होता है कि उतना ज़्यादा पैसा फ्लो कर रहा है ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, राइट, और उतना फायदेमंद होता है। ठीक है, अब इंडिया में क्या है, तो हायर ग्रीनियम मीन्स लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फॉर इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स एंड दैट इज अ गुड थिंग, राइट। इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे सस्ते, बोरिंग, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिले, दैट इज अ गुड थिंग। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी कहा कि जो इन्वेस्टर शुड वॉक द टॉक फॉर ग्रीन फंडिंग। ठीक है, सो इंडिया में क्या है कि ग्रीनियम जो है लो है, ठीक है, मतलब जो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है कन्वेंशनल बॉन्ड और इसके यील्ड्स में, यानी इन्वेस्टर जो ग्रीन जगह पे इन्वेस्ट करना, जो मतलब जो ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, उनको सस्ते में पैसा नहीं मिल रहा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट, जबकि ग्लोबल एवरेज है 7 to 8%, दैट इज लेस इंसेंटिव फॉर इन्वेस्ट। ठीक है, और इन इंडिया जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट इज द इशूअर। ठीक है, 2022 में इसका फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया गया था इन पर्पजेस, दैट इज द एडवांटेजेस एंड रिस्क ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स के यहाँ पे। ठीक है, तो प्रमोट्स ग्रीन डेवलपमेंट बट इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है इनका, सेफर होते हैं, सॉवरेन है, यहाँ पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन फेलियर, और अट्रैक्ट्स ईएसजी इम्पैक्ट इन्वेस्टर बट लिमिटेड ग्रीनियम, तो लो यील्ड होती है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट ग्रीन बॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिडेटरी प्राइसिंग। तो नेक्स्ट इज प्रिडेटरी प्राइसिंग। सी प्रिडेटरी प्राइसिंग का मतलब कि यू आर प्राइसिंग, जो डोमिनेंट प्लेयर है वो अपने गुड्स को बहुत लेस प्राइस कर रहा है, क्यों, ताकि वो अपने कंपटीशन को एलिमिनेट करना चाहता है। ठीक है, सो दिस टर्म वाज इन न्यूज़। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो टर्म्स इन न्यूज़, जैसे आपने अगर पीवाईक्यू एनालिसिस देखा होगा, तो टर्म्स इन न्यूज़ इज अ एरिया और थीम जो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और इसके लिए कुछ रेगुलेशंस रिसेंटली लाई गई है, जिसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजीज डीम टू बी प्रेडेटरी इन दीज कंडीशंस, कि डोमिनेंस है, जो भी प्राइसिंग कर रहा है उस एंटिटी का डोमिनेंस है मार्केट में, प्राइसिंग बिलो दी कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कम प्राइसिंग है, ठीक है, एंड इंटेंट टू ड्राइव कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट। तो अगर ये कंडीशंस में कोई प्राइसिंग कर रहा है अपने गुड्स या सर्विसेज की, तो दैट वुड बी नोन एज प्रेडेटरी प्राइसिंग। ठीक है, नाउ अनदर टॉपिक जो मैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासीफाई करूंगा, दैट इज प्रोजेक्ट एम्ब्रिज। ठीक है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है रिलेटेड टू CBDC, दिस इज रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसपे पास्ट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, पास्ट 4 साल में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेसिकली ये करना क्या चाहता है, ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहता है दैट कैन बी यूज्ड फॉर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इंस्टेंटली हो सके, जिससे हर कंट्री के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में।
ठीक है, तो अब आप देख रहे हो ज़्यादातर कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स अपनी डिजिटल करेंसी निकाल रहे हैं, आरबीआई ने भी निकाला डिजिटल रुपी। तो अब दिस एम्ब्रिज प्रोजेक्ट वांट्स टू इंश्योर कि भाई डॉलर की जरूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट यहाँ से कोई जो है ट्रांजैक्शन से किसी और कंट्री से करना है यूरोप से, तो डायरेक्ट जो है एम्ब्रिज के थ्रू वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं विदाउट नीड ऑफ एनी इंटरमीडियरी और एनीथिंग। ठीक है, दैट इज देयर। सो अगेन it was in news because it has reached a minimum viable product stage. ठीक है, it aims to explore a multi central bank digital currency platform. So it's not a digital currency, it's a platform जिसको यूज करके अलग अलग जो कंट्रीज हैं वो अपनी डिजिटल करेंसी यूज कर सकती है फॉर व्हाट, फॉर फॉर द इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स। ठीक है, दैट इज देयर, राइट। एंड इस प्लेटफॉर्म पे सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व होंगे, कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व होंगे, राइट, दैट इज। और इसको इसी के लिए एक जो है स्पेशल ब्लॉकचेन बनाया गया है, राइट, नोन एज एम्ब्रिज लेजर। तो इट इज अ स्पेशल ब्लॉकचेन दैट वाज बिल्ट फॉर दिस पर्पस ओनली, जिसके थ्रू रियल टाइम पीयर टू पीयर क्रॉस बॉर्डर, जैसे अभी यूपीआई हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कर सकते हैं ना विद इन इंडिया, राइट, वैसे ही इसके थ्रू आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पेमेंट कर सकते हो अक्रॉस द बॉर्डर्स। ठीक है, राइट। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन इसके थ्रू एम्ब्रिज प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज इट। आरबीआई इज अ ऑब्जर्विंग मेंबर ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दैट इज इट। So again, this is again part of the broader theme of de-dollarization. ये भी याद रखो ये टर्म, the de-dollarization means कि reducing the dependence of global economy for global transactions and imports and exports on dollars. ठीक है, तो ये de-dollarization। उसके अलावा व्हाट इज सीबीडीसी? सो दिस इज समथिंग स्टैटिक जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप पढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिक में बता देता हूँ, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होगी? जैसे आपका 100 रुपीज़ का नोट होता है, वो फिजिकल करेंसी है, उसी का एकदम डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट, एंड इट्स अ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, इट्स अ क्रिप्टो करेंसी विच इज सेंट्रलाइज्ड। ब्लॉक बिटकॉइन जो था वो भी क्रिप्टो करेंसी था, बट वो डिसेंट्रलाइज था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी से कंट्रोल नहीं करती थी। बट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जैसे डिजिटल रुपी है, इट्स अ सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी जिसको बेसिकली आपका आरबीआई कंट्रोल करता है और उसको अंडर कंडीशंस वगैरह ये सब लगा सकता है। ठीक है, दैट इज देयर। तो फायदा क्या होता है? एक सी बिटकॉइन के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, दैट इज द बेनिफिट। सो CBDCs आर मोर स्टेबल देन क्रिप्टो करेंसीज बिकॉज देयर वैल्यू इज फिक्स्ड। और एक और टाइप की क्रिप्टो करेंसी होती है नोन एज स्टेबल कॉइन्स, राइट। सो सी सीबीडीसीज में क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी उसको वो कर रही है कंट्रोल, अगेन दैट इज जनरली अ गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये क्या है? स्टेबल कॉइन, ये प्राइवेट करेंसीज। स्टेबल कॉइन्स आर प्राइवेट करेंसीज विच आर लिंक्ड टू करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री। ठीक है, सो प्राइवेट करेंसी लिंक टू एनी अनदर करेंसी। ठीक है, और कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू मेंटेन अ स्टेबल वैल्यू। तो याद रखना 3 टाइप की हो गई हमारे पास करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी, सीबीडीसी और स्टेबल कॉइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये टोटली डिसेंट्रलाइज है, लोगों के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू बिल्कुल ही अनस्टेबल है। ठीक है, आप देखते हो बिटकॉइन की वैल्यू बहुत अनस्टेबल है, डिसेंट्रलाइज्ड। सीबीडीसी टोटली सेंट्रलाइज्ड, पूरा आरबीआई के कंट्रोल में। स्टेबल कॉइन प्राइवेट करेंसी इशू की गई है, राइट, जो किसी और करेंसी या एसेट से लिंक्ड है, तो दिस लिंकिंग टू अनदर एसेट गिव्स इट सम अमाउंट ऑफ स्टेबल वैल्यू। और जनरली या तो सेंट्रलाइज हो सकती है या फिर हाइब्रिड भी, कि कुछ एलिमेंट पोर्शन में या कुछ एस्पेक्ट्स में सेंट्रलाइज्ड है, बाकी दूसरे जैसे इसकी वैल्यू है इट इज लिंक टू अनदर करेंसी, तो उस एस्पेक्ट में सेंट्रलाइज्ड है, बाकी दूसरी में ये हाइब्रिड है। ठीक है, दैट इज देयर। एंड ऑल्सो जो डिजिटल करेंसीज है, सीबीडीसीज है, 2 टाइप की होती है, होलसेल और रिटेल। होलसेल हो गई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पेमेंट करनी है। ठीक है, आरबीआई ने भी जो इशू किए 2 टाइप की, होलसेल सीबीडीसी डिजिटल रुपी, और रिटेल। रिटेल जो हम लोग यूज करते हैं डे टू डे में। होलसेल अगेन दैट इज टू बी यूज्ड बाय बैंक्स, इंश्योरेंस, बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और मोड्स ऑफ रिटेल सीबीडीसी टोकन बेस्ड या अकाउंट बेस्ड। टोकन बेस्ड होगा तो अनोनिमिटी होगा लाइक कैश, एंड अकाउंट बेस्ड होता है तो जिसमें केवाईसी। सो अगेन ये एसएनटी रिलेटेड है, बट लाइक वी हैव सीन इन पास्ट मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें एसएनटी वाला एस्पेक्ट भी ब्रीफली जिस पे क्वेश्चन आ सकता है वो यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है, तो टोकन बेस्ड में अनोनिमिटी रहती है जैसे कैश की होती है, बट यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट क्रिप्टोग्राफी की यूज होती है,
और अकाउंट बेस्ड में जैसे आपका अकाउंट खुलवा के आप अपने अकाउंट से यूपीआई करते तो वहाँ तो आपका पता रहता है कि उसने कौन सा ट्रांजेक्शन किया, राइट, दैट इज इट। फेमा रूल्स हैव बीन लिबरलाइज्ड, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो मतलब लाइक डेवलपमेंट जो फॉरेन एक्सचेंज को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो आरबीआई लिबरलाइज दीज रूल्स, और अगेन दिस लिबरलाइजेशन इज टू प्रमोट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। तो एक तरफ एक ट्रेंड चल रहा है डी डॉलराइजेशन, दैट मीन्स डॉलर से डिपेंडेंसी कम करे। दूसरा है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, मतलब रुपी का इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज बढ़ाया जाए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं रुपी पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, उसको धीरे धीरे कम किया जाए। तो इस पे पास्ट में एक क्वेश्चन आया है, राइट, कन्वर्टेबिलिटी को लेके। करंट अकाउंट पे इंडिया में फुल कन्वर्टेबिलिटी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कैपिटल अकाउंट में रिस्ट्रिक्शंस हैं, फेमा रेगुलेशन है। तो अब बेसिकली इसको लिबरलाइज किया, बेसिकली रेगुलेशन धीरे धीरे हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं जो कैपिटल अकाउंट पे है, राइट। तो कैपिटल अकाउंट पे रुपी के से ट्रांजेक्शन करने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, उसको धीरे धीरे हम लोग क्या है कम करें, ठीक है। तो क्या किया, जो नॉन रेसिडेंट्स है, जो इंडिया के बाहर के, वो आईएनआर अकाउंट खोल सकते हैं इंडियन बैंक के ओवरसीज ब्रांचेस में। वो SNRR SVRS, ये अभी हम लोग आप पढ़ सकते हो। SVRS स्पेशल वॉस्टर रुपी अकाउंट एंड SNRR स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट, ठीक है। ये स्पेशल टाइप के अकाउंट से ये खोल सकते हैं, राइट। और इनसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दूसरे नॉन रेसिडेंट तक। पहले क्या होता था कि ये जो अकाउंट्स थे ये लिमिटेड थे फॉर ट्रेड सेटलमेंट एंड ऑल दोज पर्पसेस, ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन नॉन रेसिडेंट से अलाउ नहीं करते थे, बट अब वो फेमा रेगुलेशंस लिबरलाइज करके अलाउ कर दिया गया, ठीक है। यानी बेसिकली ये इंडिया से बाहर के रेसिडेंट्स हैं जिनके अकाउंट इंडिया में हैं रुपी के टर्म्स पे, तो पहले ये बस ट्रेड के लिए यूज कर सकते थे, बट अब ये दूसरे पर्पस ट्रांजैक्शन के लिए भी कर सकते हैं फॉर नॉन रेसिडेंट्स, ठीक है। तो अगेन दिस गिव्स देम ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज रुपी। तो जो इंडिया से बाहर के लोग हैं ये उनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू यूज रुपी फॉर देयर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, एंड यूज INR अकाउंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये SNRR SVR, ठीक है। Before understanding special Vostro rupee account, let's try to understand Nostro Vostro क्या होता है। तो Nostro Vostro simply basically these are type of account जो generally foreign exchange transactions या trade settlements के लिए यूज होते हैं, ठीक है। Nostro means अगर मान लो इंडिया का पर्सपेक्टिव लेके करें तो कोई इंडियन बैंक जैसे SBI बैंक है, उसने यूएस के सिटी बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोल रखा, ठीक है। तो अवर अकाउंट विथ यू, ठीक है, इंडियन बैंक का अकाउंट फॉरेन बैंक जो, और उस बैंक में अकाउंट में पैसे कौन से टर्म्स में होंगे, US डॉलर्स में होंगे, ठीक है। और ये जनरली किस लिए होता है, टू मेक पेमेंट्स अब्रॉड, बाहर जो पेमेंट्स देनी है वो करनी है, राइट। सो मान लो किसी ने कुछ इंपोर्ट किया, राइट, तो उसको अगर करना ही है तो यहाँ से रुपी SBI को देगा, SBI अपने वहां वाले अकाउंट से उसको ट्रांजैक्शन करेगी, ठीक है, दैट इज वॉस्टर अकाउंट, योर अकाउंट विथ अस, यानी सिटी बैंक का अकाउंट विथ SBI, और ये होगा रुपीज में। और ये क्या होगा, ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए ना, पहले ये सिर्फ ट्रेड ट्रांजेक्शन और सेटलमेंट्स पेमेंट्स, पहले सिर्फ पेमेंट्स के लिए ही था, बट अब इसमें जो पैसा होगा, जो आपका SVRA अकाउंट है ना, सो वॉस्ट्रो में क्या होता है, टू रिसीव पेमेंट्स इन इंडिया, बस उसी लिए होता है, राइट, इंडिया में पेमेंट्स रिसीव करने के लिए। बट स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है कि इसके थ्रू आप और ट्रेड सेटलमेंट्स भी कर सकते हो, और अब फर्दर फेमा लिबरलाइज करके इसमें जो पैसा है उसको यूज किया जा सकता है टू इन्वेस्ट इन इंडिया, राइट, टू मेक ट्रांजेक्शन विथ अदर रेसिडेंट्स। इस चीज के लिए भी अब इस पैसे को यूज किया जा सकता है, ठीक है, दैट इज राइट। और SNRR नॉन रेसिडेंट, बाहर का कोई रेसिडेंट है इंडिया में रुपी अकाउंट खोल रखा है, तो अगेन वो भी अब जो है उनके जो इंडिया में अकाउंट है उससे जो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वो लिबरलाइज कर देंगे, ठीक है, दैट इज। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्म या थीम है, जिसके ऊपर आपको एक्सटर्नल सेक्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, कि कौन सी चीजें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करेगी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यह बेनिफिट क्या होगा, तो इंटरनेशनलाइजेशन मीन्स प्रमोटिंग रुपी फॉर ग्लोबल ट्रांजेक्शन जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, ठीक है। सो डोमेस्टिक यूज से पहले आप रीजनल यूज, फिर ग्लोबल यूज। सो इससे फायदा क्या होगा, डॉलर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, एक्सचेंज रेट रिस्क कम हो जाएंगे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट ऑलरेडी टोल्ड यू, डेफिसिट फाइनेंसिंग अगेन, ठीक है। तो इंडिया को जो है पैसा बाहर से लोग रुपी के टर्म्स में ही लेंड करेंगे, ठीक है।
एंड फाइनेंशियल मार्केट्स को बूस्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाए। तो स्टेप्स क्या लिए हैं इसके लिए? यूपीआई का ग्लोबलाइजेशन, एमओयू विद सेंट्रल बैंक्स, ताकि आपस में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर ले, जैसे बायलेटरल करेंसी स्वैप्स, एग्रीमेंट होता है कि भाई इतनी हम लोग वैल्यू फिक्स करते हैं एक दूसरे की करेंसी की और इतने में स्वैप कर लेंगे उसको, ठीक है। मसाला बॉन्ड्स, PYQ, याद करो, ठीक है। तो मसाला बॉन्ड्स क्या होता है कि इंडियन रुपी के बॉन्ड्स बाहर, आउटसाइड इंडिया इशू किए गए, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स आउटसाइड इंडिया, ठीक है, दैट इज इट। INR इज डेजिग्नेटेड करेंसी इन श्रीलंका, SVRA अकाउंट, स्पेक्ट्रा प्रोजेक्ट, ठीक है, और RBI स्ट्रेटेजिक प्लान। So these are some steps that are taken to promote internationalization of rupee. इन steps के थ्रू there would be internationalization of rupee. अब इसके बाद आता है इंडिया स्विट्जरलैंड DTA इशू, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डबल टैक्स अवॉइड, सी इशू तो जो है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि ये क्या था, कि स्विट्जरलैंड ने इंडिया का MFN स्टेटस सस्पेंड कर दिया, क्योंकि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अंदर जो एक बेनिफिट है ना, एक क्लॉज है जो बेनिफिट देता है, स्विट्जरलैंड से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टैक्स बेनिफिट देता है उसको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बेनिफिट जब तक इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर बेसिकली नोटिफाई नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर नेस्ले एक कंपनी थी, उसका केस चल रहा था, तो उसको डिनाई कर दिया गया। तो स्विस अथॉरिटीज़ ने कहा कि देखो दे आर नॉट रेसिप्रोकेटिंग, तो स्विस अथॉरिटीज़ ने भी इंडिया से जो इन्वेस्टमेंट अगर स्विट्जरलैंड में जा रहा है तो उसको MFN स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, यानी बेसिकली उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, राइट। मतलब व्हाट इट मीन्स इज कि अगर मान लो स्विट्जरलैंड या इंडिया MFN देता है किसी को स्टेटस, सो ये आपने स्टैटिक में भी पढ़ा था हमने, तो अगर इंडिया किसी को MFN स्टेटस देता है चाहे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट के लिए, इट मीन्स कि अगर मान लो इंडिया इन्वेस्टमेंट में किसी और कंट्री से इन्वेस्टमेंट आया उसको कुछ बेनिफिट देता है, टैक्स बेनिफिट देता है, बट स्विट्जरलैंड को नहीं देता, तो ये वायलेशन हो गया MFN का, ठीक है। दिस इज वायलेशन ऑफ द MFN स्टेटस, ठीक है, दैट इज देयर। तो ये चीज नहीं अलाउ की, तो स्विट्जरलैंड ने भी रिवोक कर दिया, सो दिस वॉज द इशू। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई DTA क्या है और MFN क्या होता है, ठीक है। तो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट ये होता है कि कुछ बिजनेसेस होते हैं जो दो कंट्रीज में लोकेटेड होते हैं, राइट, एक कंट्री में हेडक्वार्टर है, एक कंट्री में बिजनेस करे। अब अगर ऐसा करते हैं तो कई बार वो दो जगह टैक्स होते हैं, एक उनकी रेसिडेंट कंट्री और एक जहाँ पे उन्होंने इनकम कमाई, सोर्स कंट्री एंड रेसिडेंस कंट्री, दोनों जगह उनको टैक्स पड़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज रॉन्ग, दोनों जगह तो नहीं पड़ना चाहिए। तो ये कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट साइन करती हैं ताकि उन ऐसी कंपनीज को दोनों जगह टैक्स ना पड़े, और इससे फायदा क्या है, इंडिया किसी से साइन कर दे तो वहाँ की कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने का इंसेंटिव मिलता है, राइट, क्योंकि फायदा है, राइट, क्योंकि उनकी इनकम जो है दो बार टैक्स नहीं होगी इंडिया में और उस कंट्री में। सो दैट इज देयर, सो दिस इज नोन एज DTA, ठीक है। इससे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टैक्स इवेजन रुकता है, क्लैरिटी मिलती है टैक्स पेयर को रिगार्डिंग दैट। MFN ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ट्रीटी पार्टनर को no less favorably be, treaty partner should not be treated less favorably than a third nation, ठीक है, दैट इज इट। तो अगर टैक्स रेट किसी और के लिए लोअर किया तो आपके ट्रीटी पार्टनर के लिए भी वो लोअर किया जाएगा, ठीक है, दैट इज इट। तो हमारा अगला टॉपिक है UPI लाइट। अगेन दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जिसको मैं मार्क करूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स अगर न्यूज़ में है तो जनरली इंपॉर्टेंट है, और UPI रिलेटेड क्वेश्चंस तो तीन बार आ रखा है पास्ट में, ठीक है। तो अगर आप UPI लाइट की बात करो, सो व्हाट इज हैपेंड इज बिकॉज रिसेंटली इसकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट्स हैं उसमें कुछ चेंज आया, बट उससे ज़्यादा जरूरी कि UPI लाइट है क्या, आपको ये समझना है। सी UPI लाइट क्या है? लाइट आप नाम समझो, सी UPI से नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लाइट मतलब जो स्मॉल ट्रांजैक्शन है उसको करने के लिए एक ऑन डिवाइस वॉलेट है, ऑन डिवाइस वॉलेट फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन, यानी इसके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस जो है UPI पिन के बिना कर सकते हैं। और एक और है इसी का अगला वर्जन है UPI लाइट X, ठीक है। तो UPI लाइट में क्या, बिना UPI पिन के आप जो है स्मॉल अभी लिमिट्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, वही चेंज हुई है, कितनी स्मॉल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, बट आप जो है अगेन स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट में बिना UPI पिन के कर सकते हो। तो इससे क्या है कि हर बार पिन देना जो है अगेन दैट्स डिफिकल्ट, तो एकदम ऑलमोस्ट एज अ कैश आप यूज कर सकते हो। और UPI लाइट एक्स क्या करता है कि इट इज कि आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप UPI लाइट वॉलेट को ही यूज कर सकते हो थ्रू UPI लाइट एक्स टू विदाउट इंटरनेट कनेक्शन टू मेक पेमेंट्स, ठीक है, सिर्फ टू ओनली टू मेक पेमेंट्स, राइट, क्योंकि ये ऑन डिवाइस वॉलेट है तो आपके डिवाइस में जो मनी लोडेड होता है दैट इज देयर, ठीक है।
सो दैट इज देयर। सो बैंक्स, सो विदाउट, सो इससे फायदा ये भी है कि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स के लिए एक और बहुत बड़ा फायदा क्या है इसका, कि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर हम बैंक के पूरे सीबीएस सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो उससे लोड पड़ता है। जैसे आप ओटीपी डालते हो, ओटीपी वेरीफाई होगा, पिन, यूपीआई पिन डालोगे, वेरीफाई होगा, तो अगेन इट यूजेस इंटायर सिस्टम, राइट। सो बिना पिन के करोगे तो पूरे सिस्टम की छोटी 10 रुपए 5 रुपए इतनी ट्रांजेक्शन्स के लिए पूरे सिस्टम का यूज करने का क्या जरूरत है, राइट। दैट इज द, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन लिमिट में ये चेंज हुआ कि पर ट्रांजैक्शन लिमिट थी 500 से अब 1000 हो गई, और टोटल इस ऑन डिवाइस वॉलेट में 2000 की जगह 5000 रुपये डाला जा सकता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड है कि यूपीआई 123 पे, तो यूपीआई 123 पे क्या है कि जो लोग फीचर फोन यूज करते हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो इसके थ्रू जो है यूपीआई का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो लोग स्मार्टफोन जिनके पास नहीं है वो इसके थ्रू यूपीआई का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आइदर थ्रू मिस्ड कॉल या बाय डायलिंग आईवीआर नंबर, या फिर कई बार उस फीचर फोन में ही जैसे आपका स्नेक वाला गेम नहीं आता था वैसे ही एम्बेड कर रखा होता है, ठीक है, यूपीआई 123 पे, ओके। दैट इज इट टू एक्सेस यूपीआई सर्विस। तो इसका भी ट्रांजैक्शन लिमिट इंक्रीज कर दिया है 5000 से 10,000, ठीक है। एंड यूपीआई लाइट एक्स, यूपीआई लाइट एक्स अलाउज टू मेक पेमेंट्स विदाउट एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन यूजिंग एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूजिंग ऑन डिवाइस यूपीआई लाइट वॉलेट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके अराउंड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेक इन इंडिया स्कीम को 10 साल हो गए, तो ये आपको समझना चाहिए कि ये स्कीम क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगेन ये मेक इन इंडिया स्कीम का एम था इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन हब बनाना, ठीक है। तो एम था कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 12 से 14% हो पर ईयर, 100 मिलियन जॉब हो, और मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी शेयर इतना हो, और पहले 2022 तक ही था, उसको अब 2025 कर दिया है। क्या ये अचीव कर पाए हैं? नॉट अचीव, ठीक है। ये याद रखना, दिस इज नॉट अचीव्ड, ठीक है। मान लो स्टेटमेंट बना दिया कि इट हैज अचीव्ड दिस, तो याद रखना इट हैज नॉट अचीव्ड इट्स टारगेट्स, ठीक है। दूसरी चीज, इसके बाद मेक इन इंडिया 2.0 2021 में लॉन्च किया गया था, तो जिसमें 27 सेक्टर्स पे फोकस किया गया था, इसमें इवन सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। दैट इज देयर। तो कुछ की डिटेल्स, क्योंकि ये प्रोग्राम को 10 साल हो गए, इसके डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। 4 पिलर्स इसके क्या थे, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर एंड न्यू माइंडसेट, ठीक है। और इशू क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर अभी भी कम रहा है, जॉब क्रिएशन उल्टा कम हो गई है थोड़ी बहुत, स्लो जीवीए ग्रोथ 8 से इतना परसेंट रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ है, एफडीआई भी ज़्यादातर 9 सेक्टर्स यानी सर्विसेज में ही आया है, राइट। बचे हुए जो 56 सेक्टर्स हैं 30% गया है, एक्सपोर्ट में भी डिक्लाइन आया है, और पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है जिस पे बार बार क्वेश्चन आया है, राइट, इट इज़ क्रिएटिंग बर्डन ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, राइट। तो दैट इज दे। तो ये कुछ इश्यूज हैं इसके साथ दैट यू शुड नो, ठीक। एंड अगेन ये स्कीम के बारे में जो की डिटेल्स वगैरह वो यही है मेन, राइट। इसके बियॉन्ड कुछ क्वेश्चन नहीं आए। नेक्स्ट इज अगेन दिस वन आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ऑयल सीड्स पे आपने देखा है रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी न्यूज़ में था। इंडिया इज एक्चुअली इंपोर्ट डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है ऑयल सीड्स और वो, तो इसीलिए मिशन लॉन्च किया गया है कि इंडिया में जो है डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन बूस्ट किया जाए, राइट, और इंपोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस की जाए, इसीलिए ये लॉन्च किया गया, ठीक है। कब से कब तक? 7 साल के पीरियड में। अब सवाल उठता है कि भाई कैसे करेंगे और क्यों करना है, वाई द सेल्फ सफिशिएंसी। तो ऑयल सीड्स सेकेंड लार्जेस्ट कैटेगरी, ठीक है, आफ्टर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन के लिए, और डिमांड भी बढ़ रही है इसकी, राइट। और इंडिया 50% 57% ऑफ इट इंपोर्ट करती है, तो इसीलिए हमें इसमें सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए। तो कैसे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। तो ऑयल सीड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, एडिबल ऑयल आउटपुट, तो पहले तो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करें, फिर वो ऑयल सीड से जो आउटपुट निकलता है, मतलब जो क्रश करके ऑयल निकाला जाता है, उसको इंक्रीज करें, ठीक है। और जो है कल्टीवेशन, ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन के लिए नया एरिया लाए, राइट, फैलो लैंड, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू न्यू एरिया को लाया जाए, ऑयल सीड्स का कल्टीवेशन बढ़ाया जाए, ठीक है। दैट इज देयर। फोकस किस पे होगा? मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर और सीसम, ठीक है। और इनहैंस ऑयल रिकवरी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रिकवरी करे फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज, कॉटन सीड, राइस ब्रान एंड ट्री बोर्न ऑयल्स,
ठीक है। और इसके लिए फीचर्स क्या है कि साथी पोर्टल है, राइट, कि सीड सप्लाई ट्रैक करने के लिए वैल्यू चेन क्लस्टर। सो अगेन इसके अराउंड क्वेश्चन कम पॉसिबिलिटी है, बट मेनली जो ऊपर था कि क्या करना है कैसे करना है, उसके अराउंड क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है। हाई यील्डिंग सीड्स, जीनोम एडिटिंग एंड मॉडर्न स्टोरेज पे फोकस किया जाएगा, और फार्मर्स को भी सपोर्ट देंगे, ट्रेनिंग, राइट, जीएपी एडवाइजरी, अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन डाइटरी यूज ऑफ एडिबल ऑयल्स। ठीक, दैट इज, सो दिस इज ऑल्सो की अवेयरनेस कैंपेन ऑन डाइटरी यूज ऑफ एडिबल ऑयल्स। ठीक है, कि कौन से ऑयल्स सही हैं कौन से नहीं कंज्यूम करने चाहिए। इंडिया जो ऑयल्स इंपोर्ट करता है ना, उसमें भी इंडिया जो है मेजोरिटी ऑफ इंपोर्ट इंडिया का पैमोलिन ऑयल होता है। ठीक है, पाम ऑयल। ठीक है, पाम ऑयल इज मेजर इंपोर्ट, और ये ना ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और ना ही इन्वायरमेंट के लिए। सो दिस इज नाइदर गुड फॉर अवर हेल्थ नॉर गुड फॉर द इन्वायरमेंट, राइट। सो इम्पोर्ट का ये जो भी है 57% ऑफ 56% ऑफ टोटल इम्पोर्ट palm oil ऑयल, दैट इज, ओके, दैट इज। ठीक है। नाउ एक और स्कीम को 10 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, राइट। तो अगेन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि ये आपके कुछ की डिटेल्स है स्कीम और उसके अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग, मेक श्योर यू गो थ्रू इट। ठीक है, फीचर्स अगेन इट्स ऑल, आप सबने पढ़ाई होगा, जीरो बैलेंस अकाउंट ये सब, तो प्लीज़ मेक श्योर यू गो थ्रू दीज फीचर्स। अगेन इसको अगर मैं बोल के बताऊंगा इट्स प्योरली फैक्चुअल, तो आई होप कि आप इसको गो थ्रू जरूर करोगे। ठीक है, तो दिस स्कीम इज अगेन, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट फैक्चुअल है, तो आपको इस इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करना है, यहाँ कुछ समझाने वाला पार्ट नहीं है। तो नेक्स्ट है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, NICDP, राइट। तो बेसिकली ये न्यूज़ में था क्योंकि इसके अंदर 12 न्यू कॉरिडोर्स अप्रूव किए गए हैं, 2007 में लॉन्च किया गया था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या हो गया, एक बेसिकली इसे रेलवे लाइन टाइप से बनाएंगे और उसके दोनों साइड पे जो है इंडस्ट्रीज होंगी, दैट इज अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, राइट। तो उससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल है, रॉ मटेरियल अच्छे से अवेलेबल होगा, मार्केट एक्सेस बेटर होगा और प्रोडक्शन बेटर होगा। ठीक है, दैट इज द एम ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो एम इसका है टू डेवलप स्मार्ट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल सिटीज इंटीग्रेटेड विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजीज। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट, ये अभी करेंटली 11 कॉरिडोर्स को ओवरसी कर। ठीक है, एक्सेलरेट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिटीज, मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल मीन्स मोर देन वन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो रेलवे हो गया आपका, रोडवेज हो गया, एयरवेज हो गया, इनलैंड वाटरवेज हो गया, ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी होनी चाहिए इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ठीक है, एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन ऑफ ICT, ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड लॉजिस्टिक्स को जो है इम्प्रूव करना। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कौन से कॉरिडोर, क्या उनके एंड पॉइंट से, कौन सी स्टेट्स कवर्ड है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फोकस अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू कैन गो थ्रू। ये आपकी क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है, अगेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है ना, उसमें भी आपको काफ़ी कॉरिडोर्स दे रखे हैं, सो यू कैन अगेन फैक्चुअल पार्ट जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पोर्ट इन न्यूज़, हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज़ें जनरली न्यूज़ में होती हैं, राइट। एयरपोर्ट्स पे क्वेश्चन आया है, तो ये एक नया पोर्ट बन रहा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। वाधवान पोर्ट, दिस इज इन धनाऊ टाउन, पालघर, महाराष्ट्र। ठीक है, वाधवान पोर्ट 13th मेजर पोर्ट है, 13th मेजर पोर्ट कहाँ है, धनाऊ टाउन, पालघर, महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखो ये सारी डिटेल्स तो ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक डीप वाटर कंटेनर पोर्ट है जो लार्जेस्ट होगा इंडिया में। और इसको बनाया क्यों है महाराष्ट्र में, ऑलरेडी और भी पोर्ट्स, क्योंकि ऑलरेडी एक तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो ओवरबर्डनड है, दूसरी चीज़ इंडिया के पास डीप वाटर पोर्ट्स बहुत कम है, और इसके कारण होता है कि बहुत सारी शिप्स, जो बड़ी शिप्स होती है, वो इंडिया के पोर्ट्स पे नहीं आ सकती। अब वो क्या करें, उनके पास अगर कार्गो है, तो वो जाती है श्रीलंका के कोलंबो, जो बड़े पोर्ट होते हैं उस पर, वहाँ पे वो डॉक करती है, अपना सामान उतारती है, और वहाँ से छोटी शिप्स जो इंडिया के उस पर आती है वहाँ पे आ सकती है, और इस सब में कुछ कॉस्ट लगता है, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट, जिसके कारण इंडिया के लिए जो इंपोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं, और इंडिया का ऑब्वियसली लॉस भी होता है इससे, ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट से। ठीक है, तो इसी को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, so 20 meters is the draft can handle
अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप, ठीक है। कैपेसिटी कनेक्टिविटी वुड इज ऑल्सो देयर विद वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। ग्लोबली इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और इंटरनेशनल जो है मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है उससे कनेक्टेड है, तो ग्लोबल ट्रेड के से भी कनेक्टेड है, ठीक है। दैट इज देयर, राइट। एंड सो दीज आर द की डिटेल्स जिस पे आपको फोकस है। एक और पोर्ट दैट वुड बी दी 14th मेजर पोर्ट। तो इसका क्या है, ये न्यूज में स्थित है, इसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया अभी, ठीक है। अब ये 14th है जो अगेन अनाउंस्ड है। तो 14th मेजर पोर्ट गलाथिया बे, ठीक है। कहाँ, ग्रेट निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार। तो इसको लेके इन्वायरमेंटल बहुत कंसर्न्स है, दैट्स वाई ऑल्सो इट वॉज इन न्यूज, ठीक है। 2 साल से न्यूज में, ठीक है। इट विड ऑल्सो भी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट समझे। तो आप मान लो बड़ी शिप को इंडिया में आना है तो कोलंबो पे नहीं जाएगी, इस पोर्ट पे जाएगी और यहाँ से छोटी शिप इंडिया में आएगी, ठीक है। तो पैसा जो ट्रांसशिपमेंट का मिलेगा वो अल्टीमेटली इंडिया को ही मिलेगा। प्लस की शिपिंग रूट है नियर मलक्का स्ट्रेट, दैट इज देयर, राइट। और इंडिया का डिपेंडेंस फॉरेन पोर्ट्स जैसे कोलंबो फॉर ट्रांसशिपमेंट रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी है कि एक कंट्रोल एस्टेब्लिश कर देता है इंडिया का नियर। अब ये पूरे सारे पोर्ट्स हैं इंडिया के, उनका लोकेशन और उनका यूनिक फीचर, यू कैन गो थ्रू इट, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, यू कैन गो। नेक्स्ट इज पीएम ई ड्राइव स्कीम, ठीक है। ई ड्राइव इज फॉर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली यू नो कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बहुत ज़्यादा फोकस है इंडिया का, राइट। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वो प्रमोट करना चाहती है, चाइना हैज़ टेकन अ लीड इन इट, राइट। दैट इज इन फ्यूचर अब जो देखा जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने स्कीम अनाउंस की है। ये जो पहले जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए फेम 1 फेम 2 और ये स्कीम्स थी, इनको सब्ज्यूम करती है, ठीक है। अब इस स्कीम में करेंगे क्या, प्रमोट ईवी अडॉप्शन, कि लोग ईवी व्हीकल्स अडॉप्ट करें, ठीक है। और कैसे प्रमोट करेंगे, हाउ कैन वी इनकरेज पीपल टू बाय एंड यूज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस टाइप के प्रमोट कर रहे हैं, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड बसेस, ठीक है। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड बसेस, ठीक है, दैट इज देयर। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के टारगेट से आपके, और ई बस सपोर्ट, ठीक है। सो एसटीयू मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स। सो बेसिकली क्या है कि ओपेक्स मॉडल में क्या होगा कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग किसी प्राइवेट, जैसे मैंने एक बस ली, तो मेरे को जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है वो क्या करेगा कि मैंने वो बस अगर 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चलाई तो पर किलोमीटर का मुझे वो पैसा देगा स्टेट ट्रांसपोर्ट, पर जो ओरिजिनल बस को खरीदने का कॉस्ट है वो नहीं देगा, बट बस को चलाने का कॉस्ट जो है वो देगा, ठीक है। दैट इज देयर। नेक्स्ट अगेन वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी रोड ट्रांसपोर्ट ने लॉन्च की कि जो ओल्ड अनफिट पोल्यूटिंग व्हीकल्स है उनको फेज आउट किया जाए, लोगों को इनकरेज करे कि उनको फेज आउट करके नई व्हीकल्स लें, ठीक है। तो अंडर दिस पॉलिसी इन व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ बनाई जाएगी और ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन होंगे टू सी कि क्या व्हीकल फर्दर रजिस्ट्रेशन के लिए फिट है या नहीं है। तो जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं जो हम लोग पर्सनल यूज़ करते हैं उसका मैक्स टू मैक्स पेट्रोल 15 साल, डीजल 10 साल होता है, राइट। उसके बाद रजिस्ट्री होती नहीं, ठीक है, राइट। एंड अगर जो कमर्शियल होते हैं उनका जब तक फिटनेस टेस्ट चलता रहता है तब तक रजिस्ट्री होती है, ठीक है, दैट इज इट। अगर स्क्रैप कराओगे तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे दूसरे व्हीकल्स खरीदने में जो है आपको डिस्काउंट वगैरह या फिर रजिस्ट्रेशन फी, नया व्हीकल खरीदते हो उसमें वेवर मिलेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स को भी डिस्काउंट मिलेगा, राइट, और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी देगी, ओके, फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। दैट इज देयर अबाउट दिस स्कीम। नाउ फॉर दिस पार्ट 1, ये लास्ट टॉपिक है पार्ट 1 के लिए, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे अगेन इसी वे में कवर करेंगे, बट थोड़े और इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड होंगे, ठीक है, और थोड़ा आईआर वाले, ओके। सो वाइट रेवोल्यूशन 2.2, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन इसके अंडर है ये, इसने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लॉन्च किए गए एंड अगेन दिस इज टू ट्रांसफॉर्म डेयरी एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो जो ओरिजिनल वाइट रेवोल्यूशन था, राइट, उसमें क्या किया गया था, ओरिजिनल वाइट रेवोल्यूशन में क्या था कि बेसिकली जो बहुत सारे छोटे छोटे डेयरी फार्मर्स थे, स्मॉल डेयरी फार्मर्स थे, ठीक है। तो क्या किया ओरिजिनल वाइट रेवोल्यूशन में, इनको पहली चीज जो है एक साथ लाया गया
और कोऑपरेटिव बनाए गए इनके, ठीक है। दूसरा, इनको अर्बन मार्केट से कनेक्ट किया गया। तीसरा जो है, जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी और डेयरी फैसिलिटीज है उसमें इन्वेस्ट करके वो क्रिएट की गई, राइट। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, चिलिंग सेंटर्स वगैरह क्रिएट किए गए, ठीक है। दैट इज देयर। तो ये चीजें करके, और चौथा जो है मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया गया, मिडिल मैन हटा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो दो चीजें हुई, मिल्क प्रोडक्शन, और हाँ प्लस इसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मतलब बेटर ब्रीड्स वगैरह ये सब भी, ठीक है। इससे क्या हुआ, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया, जो छोटे फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ गई, और मिल्क की अवेलेबिलिटी भी, कॉस्ट जो है सस्ते में अर्बन एरियाज में जहाँ डिमांड है वहाँ अवेलेबल हो गया। ये वाइट रेवोल्यूशन था ओरिजिनली जो वर्गीस कुरियन ने लाए थे, ठीक है। कोऑपरेटिव्स, अर्बन मार्केट से कनेक्ट करना, प्रोसेसिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर, मिडिल मैन हटाना, और जो है आपका अगेन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना, ठीक है। दैट इज देयर। अब 2.0 में क्या कर रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्शन और बढ़ाना है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, तो इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट, सॉरी, ठीक है। दैट इज देयर। और वुमेन फार्मर्स को एम्पावर करना है, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट इसके लिए, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड न्यूट्रिशन के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिल्क प्रोसेसिंग के लिए है उसको बढ़ाना है, तो मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम और चिलिंग फैसिलिटीज इंप्रूव करनी है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, ठीक है। वन में एक्सपोर्ट नहीं था, इसमें एक्सपोर्ट पे फोकस है, तो टेस्टिंग टूल्स, बल्क कलेक्शन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल इंक्लूजन, रुपए, केसीसी लोन, माइक्रो एटीएम्स, ये सब प्रोवाइड करेंगे। एंड ओवरऑल दिस सेक्टर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया जो आउटपुट देता है, डेट इज 25% ऑफ द ग्लोबल मिल्क आउटपुट, 5% ऑफ जीडीपी शेयर, 8 करोड़ फैमिलीज एंड 70% वुमेन, तो वुमेन का मेजर पार्टिसिपेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया के डेयरी सेक्टर को लेके दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट मेंशन्ड अबाउट, दैट इज देयर। तो विद दिस वी रैप अप दिस पार्ट 1। पार्ट 2 में हम जो है कुछ और जो रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है देखेंगे। सी एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब मैं कह रहा हूँ, देखो दिस इज एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल, ठीक है। डेफिनेटली कुछ टॉपिक्स इसके बियॉन्ड भी अगर करने में तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, वो अलग से आपसे शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है, आफ्टर ऑल दिस। बट अगेन देखो, टाइम कम में सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। इट इज़ यू नो इट इज़ गुड टू बी स्मार्ट इनफ टू नो कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आपको जो एडिशनल पढ़ना है वो पढ़ना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन दी नेक्स्ट पार्ट।